हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमएससी फाइनल ईयर का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे पास बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई और फिजिकल स्पेक्ट्रा हो गया। ठीक है, तो आज हम उनमें से ही क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, अब जो जैसे यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर एक इसका अलग से सेक्शन बना होता है। ठीक है, ये 16 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर से नेट और गेट और आईआईटी जैम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो मैं ये सीरीज चला रहा हूँ इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होगा वो तो इंक्लूड होगा ही होगा, और साथ में जो क्वेश्चन होंगे इंपोर्टेंट नेट के, गेट के और जो आईआईटी जैम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनमें से उठाए हुए होंगे वे क्वेश्चन। ठीक है, वो करेंगे। चलो आज तो इसका हम बेसिक पार्ट करेंगे, पार्ट 1। ठीक है, तो ऐसे चलते जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो देखेंगे कि कितने पार्ट्स के अंदर ये कंप्लीट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट बोर स्पेक्ट्रा। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वो एक जो साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था आरएल मोसबोर। इसी के नाम से, देखो आपको पता ही है, मोस्टली क्या होता है, जो जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, मान लिया जिस साइंटिस्ट ने जिस भी चीज का इन्वेंट किया है, तो मोस्टली उसका नाम उसी से गिर जाता है, पड़ जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर है, जो मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, वो एक साइंटिस्ट था, वो किसने डिस्कवर किया था, आरएल मोसबोर ने, और इसलिए इसका नाम मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ गया था। ठीक है, और वो 1958 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था, और इसके वर्क के लिए, इस काम के लिए उसको 1961 के अंदर नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, इसको हम देखो, इसको हम जो हमारी एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो हमारी मोस्ट बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इसे हम एमबी स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। क्या? एमबी स्पेक्ट्रा। ठीक है, और इसका एक और नाम है, एक और क्या नाम है भाई, इसको हम क्या कहते हैं, गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम गामा रेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गामा रेज का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो मोस्ट एमबी स्पेक्ट्रा है, यानी मोस्ट बोर स्पेक्ट्रा है, उसके अंदर हम गामा रेज का यूज किया जाता है। इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियर ऑब्जर्व ए गामा रेडिएशन। देखो मैं आपको समझा देता हूं आसान लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले देखो होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लाई लेते हैं। रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लाई मतलब जो कि एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड या रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा। मान लिया मेरे पास ए है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक ए है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, अब आपको पता है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये या तो क्या करेंगे, या तो ये न्यूट्रॉन को निकालेंगे, या फिर बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ये अलग से एक और नए कंपाउंड, नए एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड या फिर नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि क्या होगा भाई, एक्साइटेड स्टेट पे होगा। जो किस पर होगा? एक्साइटेड स्टेट पर होगा। ठीक है, अब वो एक्साइटेड स्टेट पर होगा जब वो क्या होगा भाई, खुद को, देखो हमें पता है एक्साइटेड स्टेट पर कोई भी चीज अनस्टेबल होती है। जब वो खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ग्राउंड स्टेट पर आएगा, जब वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, वो जो वो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? गामा रेज की फॉर्म में होगी। वो किस फॉर्म में होगी भाई? गामा रेज की फॉर्म में होगी। और जो गामा रेज होगी वो हम सैंपल के ऊपर क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, और जिससे हमें उस सैंपल के बारे में जानकारी पता चलेगी। ठीक है, देखो भाई मैंने डायग्राम बना रखा है, रुको एक बार देख लेते हैं। जैसे देखो, ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है नीचे, यहाँ पर देखो। मान लिया मेरे पास कोई भी एक ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। मान लिया मेरे पास क्या था भाई, एक ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, या फिर क्या किया, मतलब बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया हो, या फिर न्यूट्रॉन कैप्चर किया हो, या कुछ भी किया हो, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है, मान लिया मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया इसने, ये कोई भी एक दूसरे एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, और वो क्या था भाई, एक्साइटेड स्टेट पर था। जब वो एक्साइटेड स्टेट पर था तो वो हाईली अनस्टेबल था। जब वो हाईली अनस्टेबल था, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए वो ग्राउंड स्टेट पर आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा, जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा इधर, तो ये रेडिएशन इमिट करेगा, और वो जो रेडिएशन होगी किस फॉर्म में होगी, वो गामा की फॉर्म में होगी। और यहाँ पे हमारे पास सैंपल रखा होगा, मान लिया मेरे पास ये एक सैंपल रखा है, ये इसके ऊपर इमिट करवा दिया। जब इसके अंदर इमिट कराएंगे तो हमें पता है सैंपल के अंदर ट्रांजिशन होंगी, सैंपल के अंदर ट्रांजिशन होगी लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर, जो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगी उस सैंपल के बारे में। ठीक है, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया। ठीक है, और वो किस प्रकार का सैंपल था, उसके अंदर कौन कौन से जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ठीक है, ये पता चलेंगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो हमारे पास दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक तो एमिशन स्पेक्ट्रा, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, ये एक पार्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर गामा रेज है, वो एब्जॉर्ब की जा रही है, कुछ भी इमिट नहीं हो रहा। ठीक है, ये हो गया। इट गिव द आइडिया अबाउट द, किस किस के बारे में बताती है हमें, केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे जो सैंपल है, जब हम सैंपल के ऊपर गामा रेडिएशन को डालेंगे, तो ये हमें इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक और टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, इस मटेरियल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख ले, आपको देख लेते हैं कि अब आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोसबॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको जो मैंने अब तक ये बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ताकि आप जो एडवांस लेवल, जैसे हालांकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आया, जैसे नेट में आते हैं, गेट में आते हैं, या फिर आईआईटी जैम में आते हैं, वो आसान ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी आसान ही है।
ठीक, आई होप आपको यहां तक अच्छे से आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ एमबी स्पेक्ट्रा। एमबी स्पेक्ट्रा का प्रिंसिपल करते हैं। देखो, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन एन एलिमेंट इज फ्लोड बाय रेडियोएक्टिव डिके। देखो, जो मैंने पीछे बताया था वही है बिल्कुल। होता क्या है, होता क्या है, मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट था जो कि रेडियो एक्टिव था, जो भी किसी भी एलिमेंट का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, ठीक है। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद एक यहाँ पर एक दूसरे एक्साइटेड स्टेट के एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया था बिल्कुल सेम है, यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया और हमें पता है जो ये एक्साइटेड स्टेट है ये हाईली अनस्टेबल होती है और कोई भी चीज इस यूनिवर्स में अनस्टेबल नहीं रहना चाहती। तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये क्या आएगा, ग्राउंड स्टेट पर आएगा। जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा इन दी फॉर्म ऑफ गामा, ठीक है। गामा रेज की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर देगा और जो वो गामा रेज है, जो हमारा जो सैंपल होगा, इधर देखो भाई, सैंपल होगा, उसके ऊपर क्या करेंगे भाई, इमिट करवाएंगे। तो जब ये इमिट करवाएंगे तो सैंपल के अंदर ट्रांजिशन होंगे, बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर होंगे। तो जो हमें इस सैंपल के बारे में बहुत सारी जानकारी देगा, जो हम पीछे पढ़ के आए थे। देखो ये वाली, जो हम इसके बारे में केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा, बॉन्ड लेंथ के बारे में बताएगा, टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में बताएगा, कौन से टाइप्स के लिगेंड है, जैसे पाई एक्सेप्टर हो गए, पाई डोनर्स हो गए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे टाइप के लिगेंड होते हैं ना ऐसे, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट लाइन। द न्यूक्लियाई इज फ्लोड इनिशियली इन एक्साइटेड स्टेट। जो मैंने बताया था, देखो भाई, आफ्टर सम टाइम इट कम बैक इनटू द ग्राउंड स्टेट बाय द एमिशन ऑफ गामा रेज, ठीक है। सो मोस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी द स्टडीज ऑफ गामा रेज एमिशन। तो जो एमपी स्पेक्ट्रा है वो क्या है, एक स्टडी है किसकी, गामा रेज एमिशन की, फ्रॉम सोर्स। देखो भाई, ये जहां से हमें गामा रेज मिली उसको हम कहेंगे सोर्स, ठीक है। उसे हम कहेंगे गामा रेज का सोर्स। एंड इट्स सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशन बाय अनदर न्यूक्लियाई। क्या होगा, वही बात है, जो एक न्यूक्लियाई है जो कि रेडियो एक्टिव थी, वहां से गामा रेज निकली और दूसरे न्यूक्लियाई के द्वारा ऑब्जर्व कर ली गई है। तो एमबी स्पेक्ट्रा एक क्या है भाई, स्टडी है किसकी, गामा रेज की, ठीक है। इतना समझ में आया, बोलो। अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर एमबी स्पेक्ट्रा की क्या क्या कंडीशन है मोसबोर स्पेक्ट्रा होने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कंडीशन देख लेते हैं। द न्यूक्लियाइड्स विच आर सुटेबल गामा एमिटर फॉर ए मोसबोर स्टडी आर कॉल्ड मोसबोर। जो ऐसी न्यूक्लियाई जो कि सुटेबल है गामा रेडिएशन इमिट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं भाई, मोसबोर न्यूक्लियाइड्स। मान लिया नॉर्मली, देखो भाई क्या होता है, इस स्पेक्ट्रा के अंदर हम जो गामा इमिटर है उसको हम क्या लेकर चलते हैं, कोबाल्ट 57, कोबाल्ट 57 लेकर चलते हैं, ठीक है। ये अब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Fe57 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। तो इसके अंदर आप याद रखें कि जो हमारे पास गामा एमिटर होगा वो बेसिकली हम कोबाल्ट 57 लेकर चलते हैं, ठीक है, ये होता है। और जनरली हम जो मोसबोर स्पेक्ट्रा के अंदर हम Fe और Sn के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, Fe57 और टीन 119, इसके बारे में पढ़ते हैं, इन दो के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और जो हमारे पास नेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली यहीं से आते हैं, सिर्फ इन दो से। क्योंकि जो हमारे पास साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट था, अभी तो बताया था, आरएल मोसबार। उसने स्टडी ही सिर्फ दो ही कंपाउंड के लिए की थी। किस किसके लिए की थी, आयरन 57 और टीन 119 के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या है एमबी स्पेक्ट्रा के लिए, द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाइड मस्ट बी ग्रेटर देन। देखो भी, हम इसके अंदर एक टर्म का यूज करेंगे, आई। ये आपको अच्छे से याद रखना है, आई क्या है यहाँ पर, आई क्या, आई देखो ये भी लिख रखा, जो आई है वो क्या है यहाँ पर, न्यूक्लियर स्पिन। जो आई यहाँ पर क्या भाई, न्यूक्लियर स्पिन है, याद रहे ये इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं है, ये न्यूक्लियर स्पिन है। जिस प्रकार हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर और ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हम ऑर्गेनिक या फिर अदर स्पेक्ट्रोस्कोपी उनके अंदर पढ़ते हैं, वो ये वाला नहीं है, ये न्यूक्लियर स्पिन है, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं है। क्योंकि एमबी स्पेक्ट्रा के अंदर हम न्यूक्लियर स्पिन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन नहीं पढ़ते हैं, जिस प्रकार हम एनएमआर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। बेसिकली मैंने अब बताया था आपको कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम आयरन के बारे में पढ़ेंगे और मोस्टली हम टीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर केवल स्टडी ही इन दो कंपाउंड के ऊपर हुई थी मोस्टली, ठीक है, मोस्टली हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, आयरन 57 और टीन जो हमारे पास 119 है, उनके जो ग्राउंड स्टेट के अंदर एक और कंडीशन है। एक और कंडीशन ये है कि मान लिया मेरे पास ये Fe है और ये मेरे पास Fe की एक्साइटेड स्टेट है और ये मेरे पास Fe की क्या है भाई, ग्राउंड स्टेट है। देखो भाई मैं अच्छे से लिख देता हूँ इधर। मान लिया मेरे पास कोई भी, मैंने Fe का एग्जांपल ले दिया, ये मेरे पास क्या भाई, एक्साइटेड स्टेट, ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है और ये मेरे पास क्या है भाई, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की Fe की, ये आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूक्लियर स्पिन होती है, न्यूक्लियर स्पिन होती है वो 3/2 होती है। और जो ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियर स्पिन होती है Fe के लिए, वो 1/2 होती है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप अपने आप याद हो जाएंगे, और कुछ कंपाउंड की आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो अब कंडीशन ये है कि जो ये न्यूक्लियर स्पिन है ना ग्राउंड स्टेट के अंदर और एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट एक, तो ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है, मैं एक बार और बता देता हूं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन है किसी भी न्यूक्लियाई की, वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर सेम नहीं होनी चाहिए। देखो भाई Fe के अंदर डिफरेंट है ना, ग्राउंड स्टेट के अंदर न्यूक्लियर स्पिन 1/2 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के अंदर 3/2 है, देखो डिफरेंट है।
एक तो कंडीशन ये थी, एक और कंडीशन ये है कि जो हमारी जो ये न्यूक्लियर स्पिन है आई, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई मैंने लिख रखा है, दो एग्जांपल ले रखे हैं, एक तो मैंने आयरन का ले रखा है और एक तो मैंने आयरन का ले लिया, और एक मैंने टीन के बारे में बता रखा है। जैसे इसकी जो आयरन और जो टीन है, ग्राउंड स्टेट 1/2 है और जो एक्साइटेड स्टेट है 3/2 है, दोनों के लिए यही है। देखो बिल्कुल आसान हो गया याद रखना, बस आपको ये याद रखना है कि आयरन और जो टीन है इनके लिए जो ग्राउंड स्टेट 1/2 होगी, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन की ग्राउंड स्टेट 1/2 होगी और जो न्यूक्लियर स्पिन की एक्साइटेड स्टेट 3/2 होगी, ये याद रखना है। एक मैंने एक और एग्जांपल दे दिया, अब मान लिया बाय चांस अगर पेपर में आ ही जाए, निकल 61 है, ठीक है, इसके लिए ग्राउंड स्टेट, न्यूक्लियर स्पिन ग्राउंड स्टेट की क्या हो गई 3/2 और एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या हो गई 5/2। ठीक है, ट्रांजिशन इज पॉसिबल ओनली, ट्रांजिशन कब होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर। हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांजिशन केवल पॉसिबल कब होगा भाई, जब होगा जब हमारी ग्राउंड स्टेट के से और जो हमारी एक्साइटेड स्टेट की जो न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या हो, इक्वल ना हो, वो इक्वल ना हो। ठीक है, वो इक्वल ना हो, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर 3/2 है और यहाँ पर 1/2 है, ये इक्वल नहीं है, ट्रांजिशन ओनली इन दैट केस क्या होगा भाई, पॉसिबल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखो भाई अब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ गामा रेज। देखो भाई अब हमने इतना तो पढ़ लिया कि जो हमारे पास क्या पढ़ लिया, देखो भाई हमने इतना तो पढ़ लिया कि मेरे पास क्या होगा, सैंपल होगा, सैंपल के ऊपर हम क्या गिराएंगे, गामा रेज डालेंगे, और जो सैंपल के अंदर ट्रांजिशन होगी, जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांजिशन होगी, जिससे हमें जानकारी मिलेगी रिकॉर्डर के द्वारा, किसके किसके बारे में, सैंपल के बारे में, ठीक है, उसके द्वारा जानकारी मिलेगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सोर्स है गामा रेज का वो कहां से आएगा, वो मतलब कैसे आएगा। देखो हेयर वी यूज रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लाई। देखो सोर्स के लिए क्या करेंगे, हम एक रेडियो एक्टिव अनस्टेबल न्यूक्लाई का यूज करेंगे। जनरली हम इसके अंदर कोबाल्ट 57 का यूज करते हैं। आपको ये अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर हम किसका यूज करते हैं भाई, कोबाल्ट 57 का यूज करते हैं। ये एक हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई है, ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ कितनी होती है भाई, जिसकी हमारे पास जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का टाइम है वो कितना होता है भाई, 270 डेज होता है। जो हमारे पास जो मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्चुअली ये एक स्टडी है किसकी, गामा रेज की, और जो गामा रेज की स्टडी है टू गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, गामा रेज की स्टडी है ये, जो जब हम गामा रेज सैंपल के ऊपर डालते हैं तो हमें अलग अलग जानकारी मिलती है, ठीक है, उस सैंपल के बारे में, उसके बारे में कि उसके अंदर टाइप्स ऑफ लिगेंड कैसे थे, उसकी मोलिकुलरिटी के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए हम मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं कि ये एक स्टडी है गामा रेज की। ये किस किस के बारे में बताती है हमें, हमें ये बॉन्ड लेंथ, मेटल लिगेंड की जो बॉन्ड लेंथ है उसके बारे में बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है न्यूक्लियस की, लिगेंड्स का नेचर बताती है कि कैसा लिगेंड्स का नेचर है, पाई एक्सेप्टर है, पाई डोनर है, सिग्मा डोनर है, कैसा है। ये जो हमारे पास मेटल है उसके चारों तरफ लिगेंड है वो किस अरेंजमेंट में है, उसकी सिमेट्री क्या है, उसके बारे में बताती है। देखो ये डायग्राम है, कैसे कैसे जो हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर न्यूट्रॉन के द्वारा या फिर बीटा पार्टिकल को इमिट करके किसी दूसरे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर सेम एलिमेंट या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये एक छोटा सा डायग्राम था, इतना आया समझ में। देखो भाई एक बार बिल्कुल ही ध्यान से समझना, अगर ये समझ लिया तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो ये पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। देखो मान लिया मेरे पास कोई भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था एक्स, क्या मान लिया मेरे पास कोई भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप था एक्स, और इसका जो एटॉमिक नंबर और ये जो हमारे पास मास है मैंने जेड और ए मान लिया, ठीक है। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, इसने क्या किया भाई, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, कैप्चर किया, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद ये एक दूसरे एक यानी सेम एलिमेंट की ही एक एक्साइटेड स्टेट के एक आइसोटोप्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब ये हाईली अनस्टेबल है, हमें पता है कोई भी चीज क्या होगी भाई, जो एक्साइटेड स्टेट पर होगी वो अनस्टेबल होगी, ये है एक्साइटेड स्टेट पर है। अब ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये आएगा ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट पर आएगा। ग्राउंड स्टेट पर आने के बाद ये मान लिया मैंने क्या किया, ये ग्राउंड स्टेट पर आ गया इधर, ये है ग्राउंड स्टेट और ये हो गया स्टेबल। अब जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो हमें पता है ये एनर्जी को इमिट करेगा, ये क्या करेगा भाई, एनर्जी को इमिट करेगा, ये क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा भाई, इमिट करेगा, ठीक है। जो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको इमिट करेगा, और ये एनर्जी होगी ये किस फॉर्म में होगी, ये गामा रेज की फॉर्म में होगी, जो एनर्जी होगी ये गामा रेज की फॉर्म में होगी। अब जो ये गामा रेज है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक सैंपल है, मान लिया मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक सैंपल रखा हुआ था, मान लिया ये मेरे पास कोई भी एक सैंपल है, ठीक है, ये एक सैंपल है, ये गामा रेडिएशन इसके ऊपर क्या करवा दी भाई, इमिट करवा दी। अब सैंपल के अंदर हमारे पास ट्रांजिशन होंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांजिशन होंगे, ठीक है, ये ट्रांजिशन होंगे। इस ट्रांजिशन से ही हम स्टडी करेंगे इस मॉलिक्यूल की, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्स के बारे में जो मैंने बताया था, देखो पीछे बॉन्ड लेंथ के बारे में बताती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताएगा, ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में बताएगा, या अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड के बारे में बताएगा, ठीक है। अब ये तो था जनरल बात, मैं अब एग्जैक्ट जो एक एग्जांपल है उसको लेकर दिखाता हूं या उसको लेकर बताता हूं, ठीक है।
तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने मान लिया कोबाल्ट 57 का एग्जाम्पल ले लिया, कोबाल्ट 57 का, ठीक है। इसके अंदर जनरली हम यही लेंगे, ठीक है, मोस्टली अच्छे से। अब जो कोबाल्ट 57 है, यहाँ पर 27 आएगा, ठीक है। देखो भाई, कोबाल्ट 67 है, ये एक हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होती है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, और ये हमारे पास Fe57 के अंदर ये किसी अनदर यानी अनदर एलिमेंट के एक हाईली अनस्टेबल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Fe57 के अंदर। यहाँ पे 26 हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया ना, इसलिए ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट पर है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट पर है। और हमें पता है जो एक्साइटेड स्टेट पर होता है वो हमारे पास अनस्टेबल होता है, मैंने बहुत बार बता चुका हूं अभी भी। ये जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा, जब ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा 57 और 26, तो ये क्या करेगा भाई, ये इमिट करेगा एनर्जी को। जब ये इमिट करेगा, और ये एनर्जी इमिट किसकी फॉर्म में होगी, किसकी फॉर्म में होगी, गामा रेज की फॉर्म में होगी। जब ये गामा रेज की फॉर्म में होगी, तो ये जो हमारे गामा रेज है, ये सैंपल के ऊपर डालेंगे हम। किसके ऊपर डालेंगे भाई, हम सैंपल के ऊपर डालेंगे। जब सैंपल के ऊपर डालेंगे, तो सैंपल के अंदर क्या होंगे, ट्रांजिशंस होंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ट्रांजिशन होंगे, और जिसके बारे में हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो ओवरऑल जो मोसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये इसी के अराउंड घूमती है, ठीक है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। आप आई होप अब तक जो मैंने पढ़ाया है आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने इसकी कंडीशन बताई थी, इसकी कंडीशन के अंदर क्या बताई थी, देखो भी, हम कंडीशन देख लेते हैं, पीछे ये रही कंडीशन के अंदर। मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमारे पास जो इसकी जो आई की वैल्यू है, यानी न्यूक्लियर स्पिन है, वो क्या होनी चाहिए, जीरो से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, और वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रही। ये हमारे पास कौन कौन सी एक्टिव न्यूक्लियाई है, कौन कौन सी ये हमारे पास एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है। कौन कौन सी मेरे पास एक्टिव न्यूक्लियाई है। नॉर्मली नॉर्मली जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं नेट के अंदर या फिर जैम या गेट के अंदर, वो इन दोनों के अंदर से ही आते हैं। अगर इन दोनों के अंदर से नहीं आएंगे या बाहर से आएंगे, तो आपको आई की वैल्यू है ना, वो आपको पेपर के अंदर देगा भाई, पेपर के अंदर नोट करके देगा अलग से। आपको इन दोनों को याद रखने की जरूरत है। अगर सारी याद कर लें तो बिल्कुल ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास न्यूक्लियाई थी, जो इंपॉर्टेंट एक्टिव न्यूक्लियाई थी, उनकी जो स्पिन न्यूक्लियाई है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट पर जो न्यूक्लियर स्पिन है, उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आप याद कर लें उनकी। जैसे Fe57 के लिए मैंने बताया था, जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 3/2 है, और जो मेरे पास ग्राउंड स्टेट है उस पर न्यूक्लियर जो स्पिन है उसकी वैल्यू 1/2 है। वैसे ही जो हमारे पास टीन है उसकी भी वैल्यू 3/2 है, एक्साइटेड स्टेट पर न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू, और जो ग्राउंड स्टेट है उस पर भी 1/2 है। आगे मेरे पास क्या है, ये भाई आयोडीन है, ठीक है। ये भी मेरे पास देखो, आयोडीन 127 है, ये इसका आइसोटोप है, 129 है, इसकी भी आप 7/2 एक्साइटेड स्टेट पर, और ग्राउंड स्टेट पर है 5/2। इसकी भी याद कर सकते हैं, इसकी भी आप याद कर सकते हैं। ये मेरे पास है एंटीमनी, इसकी भी आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आप अच्छे से इनकी याद कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। मोस्टली अगर आपको ध्यान रखना है तो आप इन दोनों की याद रखें, किसकी, Fe57 की, और जो हमारे पास तीन है 119। मोस्टली इनकी जो न्यूक्लियर स्पिन है वो ग्राउंड स्टेट पर क्या होती है भाई, 1/2 होती है, और जो हमारे पास इन दोनों की, और जो एक्साइटेड स्टेट पर होती है वो क्या होती है भाई, 3/2, ठीक है। इतना याद कर लो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ए प्रॉब्लम इज दैट द ऑब्जर्वेशन इज नॉट हैपनिंग एंड लेटर दिस प्रॉब्लम इज रिमूव्ड बाय मोसबर्ग कॉल्ड मोसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी बट इन पार्टिकल। देखो क्या हुआ, देखो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। देखो हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जैसे मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास क्या है, जैसे कोबाल्ट था, मेरे पास कोबाल्ट था, मैंने ये ले रखा कोबाल्ट 57, और इसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया था। इलेक्ट्रॉन क्या किया था भाई, कैप्चर कर लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था, और यहाँ पर Fe57 के अंदर कन्वर्ट हो गया था, और ये था एक्साइटेड स्टेट पर। जब ये ग्राउंड स्टेट पर आया, जब ये ग्राउंड स्टेट पर आया, तो इसने क्या किया था, एनर्जी को रिलीज कर दिया था, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी को रिलीज कर दिया था। जो एनर्जी रिलीज की थी इसने गामा रेडिएशन की फॉर्म में की थी, गामा रेज की फॉर्म में की थी, गामा रेज की फॉर्म में की थी भाई, ठीक है। इतना आपको अच्छे से क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी, जो ये गामा रेज है ना, ये सैंपल है ना, गामा रेज को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये क्या हुआ था, जो इस सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी है और इस गामा रेज की फ्रीक्वेंसी, ये आपस में मैच नहीं हो रही थी, आपस में भाई क्या नहीं हो रही थी, आपस में क्या नहीं हो रही थी, मैच नहीं हो रही थी, ठीक है। और जब तक आपस में ये फ्रीक्वेंसी आपस में मैच नहीं होगी, तब तक क्या होगा, ये सैंपल है हमारा, जो सैंपल है वो क्या नहीं करेगा भाई, इन गामा रेज को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इसके अंदर ट्रांजिशन नहीं होंगे, अगर ट्रांजिशन नहीं होंगे तो हमें इस सैंपल के बारे में पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम आई थी इसको दूर किया था मोसबर्ग ने, ठीक है। इसलिए ठीक है, मोसबर्ग ने दूर किया था, जो कि हम आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास दो इफेक्ट आए थे, एक तो जो आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो आप जैसे देखो 11th 12th के अंदर फिजिक्स के अंदर भी शायद कौन सी यूनिट के अंदर पढ़ते हैं, यानी पढ़ के आए हुए होंगे आप। जैसे आपने सुना ही होगा डोपलर इफेक्ट, ठीक है, डोपलर इफेक्ट के बारे में सुना होगा। एक होता है हमारे पास रिकॉइल इफेक्ट, एक क्या होता है भाई, रिकॉइल इफेक्ट, ठीक है। इसको हम पुश बैक इफेक्ट भी बोलते हैं, और डोपलर इफेक्ट, ठीक है, इसके डोपलर शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों की वजह से जो हमारी जो ये प्रॉब्लम आई थी भाई, जिसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था गामा रेज को, ये सोल्व हो गई थी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आज क्योंकि इसके अंदर बेसिक पार्ट था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।